फिर ये सवाल उठता है कि भाई अगर आप नहीं कर सकते तो ये काम कौन करना चाहिए? सरकार अगर नहीं कर सकती ये काम तो कौन करना चाहिए ये काम? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और मैं कहता हूँ कि भाई सबसे बड़ा अब जो होने वाला है सवाल वो ये होने वाला है कि पर्यावरण का जो बिगड़ाव वो सबसे एक बड़ा सवाल उठने वाला है अगले 10-20 साल में। और इसमें अगर एक जो नया संकट हमारे सामने आया है पिछले 20-30 साल में वो है जलवायु संकट। वो हमने खुद ने किया है, खुद मतलब मानव जाति ने किया है। और इसमें खासकर यूरोप और अमेरिका ने बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है, कार्बन एमिशंस किया है पिछले 300 साल में। और उसके दुष्परिणाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछड़े हुए देश हैं उन पे पड़ने वाला है। जैसे कि बांग्लादेश जो है एक 80 साल में 20% बांग्लादेश जो है वो पानी मतलब समुंदर ऊपर आएगा और 20% बांग्लादेश जो है वो डूबने वाला है। उसी प्रकार अगर आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को देखेंगे तो ये दोनों देश जो हैं इनके नदियां जो हैं, पाकिस्तान के पास तो एक ही बड़ा नदी है वो तो सिंधु नदी है, इनके नदियां जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा पानी जो है वो बगैर बर्फ़ पिघलने की वजह से आता है। एक बार वो बर्फ़ पिघल गया जलवायु संकट की वजह से इनका पानी कम हो जाएगा और फिर आप देख लो कि उनका हालत क्या होने वाला है। एक 20 साल में वो बिल्कुल वाटर स्ट्रेस्ड और बिल्कुल मतलब उनके पास पानी ही नहीं होगा और इन दोनों देश से मतलब एक डामाडोल में पड़ जाएंगे। अब कसूर उनका है क्या? नहीं, क्योंकि अगर पूरे साउथ एशिया को देखा जाए तो साउथ एशिया पूरे के पूरे साउथ एशिया ने पिछले 300 साल में सिर्फ 3.6% कार्बन एमिशंस किया है। ये कार्बन एमिशंस ज़्यादा से ज़्यादा 70% कार्बन एमिशन पिछले 300 साल में यूरोप और अमेरिका ने किया है। लेकिन इसका दुष्परिणाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछड़े हुए देश हैं और ख़ासकर साउथ एशिया में पड़ने वाला है। अब तीसरे और भारत को देखा जाए तो वो सिर्फ मतलब सी राइज का मतलब पीड़ित देश नहीं होगा, वहाँ पे मतलब पानी कम हो जाएगा और कहीं कहीं पानी ज़्यादा हो जाएगा और बाढ़ हो जाएगा। जैसे कि पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिश हुआ वायनाड में और उसके वजह से लैंडस्लाइड हुआ और उसमें कम से कम 1000 लोग मर गए और उसमें हम लोग एक साइंटिफिक रिपोर्ट लिख रहे हैं। अब वायनाड में 1000 लोग क्यों मरे? इसलिए नहीं कि हम लोग जानते नहीं थे कि यहाँ लैंडस्लाइड होगा करके। ये सरकार के कम से कम 10 रिपोर्ट हैं कि वायनाड जिला और इडुक्की जिला केरल में ये लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं करके 10 रिपोर्ट, कम से कम 10 रिपोर्ट हैं। लेकिन किया क्या? केरल सरकार और भारत सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने मतलब जो तैयारी करना चाहिए कि लैंडस्लाइड को प्रिडिक्ट करना और वार्निंग देना और वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट, लैंडस्लाइड होने के पहले ही इवैक्यूएट करना, ये काम जो करना चाहिए था वो नहीं किया। हालांकि वहाँ कलपेटा में मतलब वायनाड में एक साइंटिस्ट ने चंद घंटों पहले, एक 6-7 घंटे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोला कि पिछले 48 घंटे में 600 मिलीमीटर बारिश गिरा है और हमारे रिसर्च के मुताबिक अब लैंडस्लाइड होने का संभावना बहुत ज़्यादा है करके मैसेज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया नहीं। और जब पहले लैंडस्लाइड हुआ 1:30 बजे के आसपास रात को और उसके बाद 4 बजे को हुआ लैंडस्लाइड, उसमें 1000 लोग मर गए। अब इस प्रकार के डिज़ास्टर्स जो हैं बहुत सारे हुए हैं भारत में और हम लोग सीखे नहीं। जैसे कि एरसामा का साइक्लोन हुआ 1999 में, उसमें भी हमारे खुद सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाया 4 दिन पहले से कि यहाँ बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है, उड़ीसा को मारने वाला है, इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और लैंडफॉल इतने इस समय पे और इस जगह पे होने वाला है वगैरह वगैरह। ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन था हमारे पास। उड़ीसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वहाँ 50,000 लोग मर गए।
अब 2004 का सुनामी को देखो, वो सुनामी जो हुआ था जिसमें पूरे विश्व में, मतलब एशिया में और अफ्रीका में, कोस्टल एरिया में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख लोग मर गए, जिसमें 10,000 लोग इंडियन ही थे, खासकर आंध्रा और तमिलनाडु में। वो सुनामी जो शुरू हुआ सुमात्रा के पास इंडोनेशिया में, वो अंडमान को मारा पहले 6:45 बजे के आसपास, और अंडमान के जो सरकारी नौकर थे वहाँ पे तुरंत दिल्ली को मैसेज भेज दिया कि यहाँ पे बहुत बड़ा अपघात हुआ करके। दिल्ली ने कुछ नहीं किया। 2.5 घंटे बाद वो सुनामी ने तमिलनाडु और आंध्रा जो कोस्टल एरिया को मारा, और उसमें 10,000 जो मछुआरे हैं मर गए। सरकार के पास 2.5 घंटे था और उसमें आराम से वो इवैक्यूएट कर सकते थे। कितना इवैक्यूएशन करना था? सिर्फ 1 किलोमीटर से कम। नहीं कर पाया, 10,000 लोग मर गए। अब सवाल उठता है कि अगर ये काम सरकार नहीं कर सकती तो फिर लोगों को ही करना पड़ेगा, जागरूक होके अपने आप को बचाने के लिए। और ये काम, जैसे कि तापमान तो बढ़ रहा है हर जगह, अगर तापमान बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि भाई हीट स्ट्रेस ज़्यादा होने वाला है, लोग मरेंगे उसमें, खासकर बच्चे और बुज़ुर्ग लोग मरेंगे उसमें अगर तापमान ज़्यादा हो गया। इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है हमारे देश में, और ऑलरेडी कई सारे रिसर्च रिपोर्ट्स ये दिखाते हैं कि ऑल कॉज मोर्टेलिटी कई सारे शहरों में, जैसे सूरत में और हैदराबाद में जहाँ रिसर्च हुआ है, वो 15% ज़्यादा है धूप काल में। तो इसका मतलब ये है कि जैसे तापमान ऑलरेडी एवरेज तापमान पूरे विश्व में 1.3 डिग्री बढ़ गया एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, और चंद 10 साल में वो जो UNFCCC यानी कि UN कहती कि भाई 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, और ये पेरिस एग्रीमेंट में लिखा है कि हम लोग 2 डिग्री प्रेफरेबली 1.5 डिग्री के कम होना चाहिए, वो तो 10 साल में हम लोग क्रॉस कर लेंगे। और एक बार क्रॉस कर लिया तो भारत, पूरे देश जो है वो तो शिकार बन जाएगा। कई सारे इस तरह के जो स्ट्रेसेस हैं, हीट स्ट्रेस होगा, फ्लड्स होंगे, फिर सी राइज होगा, फिर नदियों में पानी कम होना हो जाएगा, पूरा डेक्कन प्लेटो जो है वो तो एक सेमी एरिड रीजन जैसे बन जाएगा, फिर माइग्रेशन होगा। तो सवाल यह है कि अब लोग जो हैं वो जागरूक होके जो वो खुद कर सकते करना चाहिए, और फिर वो जो नहीं कर सकते, जैसे कि कई काम जो हैं पॉलिसी लेवल का काम, वो तो नहीं कर सकते, सरकार पर वो मांग करना चाहिए कि आप ये 1, 2, 3, 4, 5 काम करिए करके। तो हर जगह अब लोगों को जागरूक होके ये बताना पड़ेगा सरकार को कि भाई ये पर्यावरण हमारा है, चाहे आप आपका मतलब इकोनॉमी को जो कायम रखना उसको छोड़ो, पहले आपका हमारे वातावरण जो है उसको कायम रखो। यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं कीप द क्लाइमेट चेंज द इकोनॉमी। ये काम करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब समय आ गया, अगर ये लोग नहीं करेंगे ये काम तो वो शिकार बन जाएंगे जलवायु संकट का इम्पैक्ट पर।